बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माइसेल्फ हूं बशीर शरीफ एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेड। और आज की इस वीडियो के अंदर फर्स्ट ईयर फिजिक्स के कंप्लीट एमसीक्यूज पोर्शन को मैं डिस्कस करूंगा। तो आप लोगों ने स्टार्ट से लेकर एंड तक कंप्लीट वीडियो को लाजमी वॉच करना है। इंशाल्लाह हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज को डिटेल में देखा जाएगा। तो टोटल एमसीक्यूज के मेरे पास 243 पेज हैं। अगर आप इन सारे एमसीक्यूज को कवर कर लेते हैं तो आपका जो एमसीक्यूज का पोर्शन है सब्जेक्टिव वो 100% हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे फर्स्ट चैप्टर के हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 से अबव एमसीक्यूज हैं जिनको हम कवर करेंगे। और इसी तरह हर एक चैप्टर के लिहाज से मतलब 60 80 90 एमसीक्यूज बने हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बगैर टाइम वेस्ट की और मूव करते हैं टूवर्ड चैप्टर नंबर 1। 5 प्लस माइनस 0.5 तो अनसर्टेनिटी इज मैयर। तो हमारे पास अनसर्टेनिटी किसके बारे में बताएगी। और ये जो सॉलिंग सेट इज क्वांटिटी ऑफ सेम डायमेंशन, यानी किन किन की सेम डायमेंशन होगी। फोर्स की, वेट की, प्रेशर की या वर्क, तो इसमें किसकी डायमेंशन सेम है। वर्क की, एनर्जी की और टार्क की, समझ गए। जी। आवाज आ रही है मेरी? नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन है परसेंटेज अनसर्टेनिटी वाला, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। अ मेजरमेंट 161 162 158, तो जो स्टैंडर्ड इज 160 टू डिस्क्राइब एज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। तो इसमें हमारे पास मेजरमेंट क्या क्या आ रही है। 161 162 158, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में जो चाहिए करेक्ट वैल्यू 160 है। तो हमारे पास मेजरमेंट आपस में करीब है या टारगेट के करीब है। अ, आपस में खेली में। आपस में भी करीब है और टारगेट 160 है तो उसके करीब भी है। तो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, सही है। और फिर लिखा हुआ है कि वर्क ओवर टाइम किसे इक्वल होता है, ठीक है। उसकी डायमेंशन निकालना आसान है। डायमेंशन ऐसे लिमिट कर जाता है। चेक द कैन नॉट बी चेक द इमीडिएट इक्वेशन डिस्कस द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डायमेंशन कांस्टेंट लाइक 2 पाई। इनकी डायमेंशन को मेजर नहीं कर सकते। और डेंसिटी ऑफ वाटर इज, ये आसान सा क्वेश्चन है, सही है। ये वाला क्वेश्चन आपने करना नहीं है, आपका फॉर्मेटिव था। फिर डायमेंशन ऑफ m-1 L³ T-2 करस्पॉन्ड टू प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल होता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट के इक्वल होती है, आइडियल गैस कांस्टेंट या मॉडुलस वेलोसिटी। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या लिखा होगा। तो आप इसकी डायमेंशन को देखोगे, प्लैंक कांस्टेंट होता है हमारे पास h, ग्रेविटेशन कांस्टेंट g, आइडियल गैस कांस्टेंट और r होता है, और मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी मतलब उसके लिए इसकी डायमेंशन को निकालनी होगी। ओके। फिर v is equal to under root lambda by g, if v is speed, lambda is wavelength, g is gravitation, then क्या इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इनकरेक्ट है, फिजिकली इनकरेक्ट है, करेक्ट है, देख लेंगे इसको। फिर t is equal to 2 under root g। आसान से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस वेरिएबल। डायमेंशनलेस वेरिएबल हमारे पास क्या है, एंगल्स, ठीक है। एंगल हमारे पास क्या है, प्लेइंग एंगल, प्लेन। तो और उसके बाद द नंबर ऑफ हार्ट बीट इन 60 ईयर ह्यूमन लाइफ टाइम, आई थिंक सो ये फॉर्मेटिव था। और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा था ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इसको इज, इसके नीचे आंसर लिखे हुए भी हैं, सही है। तो a student has 5 reading of a time interval, the mean of deviation of these reading is represent, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, सिस्टमैटिक एरर, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इन एवरेज, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, पर्सन एरर। तो इसको आप सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। पावर की डायमेंशन निकालनी, पावर होता है वर्क ओवर टाइम, वर्क की डायमेंशन लिखोगे, टाइम की इजीली निकाल दोगे। और उसके बाद इफ एफ इज इक्वल टू सी आर वी, एफ इज फोर्स, आर रेडियस और वी वेलोसिटी है, तो सी की डायमेंशन निकालनी है। इजीली निकाल सकते हैं फोर्स को आर और वी से डिवाइड करने से। और द एरर अकर ड्यू टू द यूज ऑफ फॉल्टी ऑपरेटर्स, जो फॉल्टी ऑपरेटर्स की वजह से एरर आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। सिस्टमैटिक एरर। सिस्टम की वजह से एरर आ रहा होता है, अच्छा। A precise measurement is one that is less than small friction uncertainty, small absolute uncertainty, high accuracy, large least count. Precise measurement is one। स्मॉल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और डायमेंशन ऑफ प्रेशर, जो प्रेशर की डायमेंशन है वो क्या है, इजीली निकाल सकते हो। जो मैथमेटिक के सोल्यूशन के क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, मुझको नहीं बता रहा। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन, ये आपको फॉर्मेटिव ही था ना, सुपर कनेक्टर वाले टॉपिक शुरू में। तो फॉर्मेटिव है और ये ये भी फॉर्मेटिव है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो डायमेंशनल कांस्टेंट कौन सा नहीं है। तो हमारे स्पीड ऑफ लाइट भी डायमेंशनल कांस्टेंट है, जी भी डायमेंशनल कांस्टेंट है। तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट कौन सा नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्लैंक कांस्टेंट ई इज इक्वल टू एच, वो भी डायमेंशनल कांस्टेंट होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनल कांस्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 28। एन इक्वेशन दैट इज डायमेंशनली करेक्ट, जो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन होगी उसमें क्या हमारा सोल्यूशन होगी उसकी।
may or may not be physically correct. ओके। Be फिर हमारे पास लिखा हुआ 29 में, 29 में लिखा हुआ है कि इफ द रूल z इज इक्वल टू एक्स पावर एन, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी लगाते हैं तो पावर स्टार्ट में आ जाती है, एन मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ऑप्शन और बी करेक्ट है। थीटा की डायमेंशन क्या होती है? थीटा की डायमेंशन नहीं होती, थीटा डायमेंशन लेस है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए भी इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है, डी भी इनकरेक्ट है। एल की किसी चीज की पावर जीरो वन के इक्वल होती है, तो हम उस जगह वन पुट करेंगे, तो 30 का ऑप्शन क्या करेक्ट है? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट, ये आप कर सकते हैं, पहले भी देखा है। डायमेंशन, डायमेंशन आपने काफी देख ली है। और डेंस, ये वाला आपका फॉर्मेटिव था। आप एक क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि a measurement 3.06 प्लस माइनस 0.02 मिलीमीटर implies that true value lie between। तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करेंगे, हम देखेंगे। ओके बच्चे, okay. देखेंगे किस चीज की डायमेंशन है। 1 लाइट ईयर, ये आपके पास फॉर्मेटिव टॉपिक में आ गया। डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है? जे। ओके, जी मतलब डायमेंशन लाजमी आपके पास ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ओके। जी बाकी आपको पता है फॉर्मेटिव कौन से हैं, समेटिव कौन से हैं, सही है। द नंबर ऑफ बैक्टीरियम, ओके, ये द डायमेंशन ऑफ टार्क इज, मतलब आसान सा क्वेश्चन है तो मुश्किल नहीं है, सही है। टार्क की डायमेंशन, टार्क होता है एफ डॉट डी। एफ क्या होता है? एफ, एफ की डायमेंशन निकाल लेंगे। और टी की डायमेंशन, डी की डायमेंशन होती है एल। पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो 56 का हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर आई थिंक सो बी बनता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ओके। वैसे हमारे पास ना फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू। तो जब हमारे पास डी आ रहा है तो डी की एल होगी, तो कैलकुलेट करना आती है ना। फिर जी 57, 57 में परसेंटेज अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से निकालना आती है ना, या नहीं आती? जी ओके। डायमेंशनल वेरिएबल दैट इज अ कांस्टेंट इज मैग्नीट्यूड, हमारे पास 58 का राइट ऑप्शन क्या होगा? डायमेंशनल वेरिएबल दैट इज कांस्टेंट इन अ मैग्नीट्यूड इज, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। plane angle डायमेंशनल वेरिएबल, sorry अब characterize करें डायमेंशनल है, डायमेंशनलेस नहीं है। स्ट्रेन, हमारे पास स्ट्रेन जो है वो क्या है? वो स्ट्रेन क्या होता है? फोर्स ओवर एरिया, ऐसी है। तो ये हमारे पास है था डायमेंशनलेस वेरिएबल। प्लेन एंगल, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है? डायमेंशनल वेरिएबल। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना, तो ये डायमेंशनल कांस्टेंट होता है, सही है। तो वेरिएबल इसमें क्या हुआ? देखो, डायमेंशनल वेरिएबल दैट इज अ कांस्टेंट इन अ मैग्नीट्यूड, जिस कांस्टेंट होता है तो वो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। समझ में आ गया? जिसकी वैल्यू 6.67 10 जी स्क्वायर माइनस 11 आती है। और एसएलए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम इज इक्विवेलेंट टू, आसान है, क्या होगा 59 का आंसर? चार्ज होता है क्यू ओवर टी, ऐसे ही है। सॉरी, जी चार्ज होता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। हमारे पास जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। हमें क्यू की डायमेंशन फाइंड करनी है, क्यू इज चार्ज। तो चार्ज की डायमेंशन फाइंड करने के लिए और आई और टी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आई की डायमेंशन ए होती है और एस, तो ए डॉट ए एस फॉर्मूला होगा इसका। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन? ठीक है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कौन सी इसमें? द वाटर लेवल रिमेन कांस्टेंट, ये क्वालिटेटिव है, बाकी क्वांटिटी वाली है। ओके, नीचे आंसर लिखिए, मैं आंसर से आप ओके कंपेयर करके चेक भी कर सकते हो। चैप्टर वन को देख लिया। सो नेक्स्ट चैप्टर नंबर टू। अच्छा, ये चैप्टर नंबर, ये सारी डिटेल लिखी हुई है, सही है। आज जितने में जितने हमने किए हैं उनमें डिटेल लिखी हुई है, आप इस डिटेल को पढ़ सकते हो। ठीक है, मैंने आपको भेज दी है। ओके। जी फिर फिजिकल एमसी, सॉरी फिजिक्स के एमसीक्यूज चैप्टर टू के देखते हैं। दैट इज अ वेक्टर। वेक्टर में क्या लिखा हुआ है? वेक्टर लाइन अ प्लेन, if a coordinate is rotated at angle 30 degree, the magnitude of vector A will be remain same, decrease, change या become zero, क्या होगा ऑप्शन करेक्ट? देखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का अगेन देखो। वेक्टर लाइन है प्लेन, वेक्टर किसी एक प्लेन में लाई कर रहा है। इफ अ कोऑर्डिनेट इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री के एंगल से रोटेट कर रहे हैं, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हमारे पास क्या होगा? रिमेन अनचेंज, चेंज नहीं होगा, समझ गए? क्लियर है? जी क्योंकि मैग्नीट्यूड हमारे पास कौन सी क्वेश्चन नहीं क्वांटिटी, समझ मैं बताता हूँ आपको। देखो, वेक्टर लाइज इन अ प्लेन, वेक्टर एक प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। इफ द कोऑर्डिनेट इज रोटेटेड बाय एंगल ऑफ 30 डिग्री के एंगल से उसको रोटेट कर रहे हैं,
एंगल से रोटेट किया उसको। एंगल होती है डायरेक्शन। डायरेक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आती है। सो डायरेक्शन चेंज हो रही है। बट नीचे उन्होंने मेंशन किया मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन चेंज हुई है। तो हमसे मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा जा रहा है, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू राइट दे रिमेन अनचेंज। ओके बच्चे, ओके। थोड़ा सा डिटेल में नहीं जा रहा, और जो समझ नहीं आता मुझसे पूछ लो। फिर नेक्स्ट वाला आसान से है। हमारे पास क्या ऑप्शन होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑफ अ नल वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट लेने ऑफ इट सेल्फ, ए क्रॉस एक करें क्या आएगा? साइन जीरो। 0। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बोल्ड किया हुआ सही है। जीरो नहीं होता उसको ओ वेक्टर बोलते हैं, नॉट जीरो। ओके बच्चों, जी। और हमारे पास एक्स पॉजिटिव, ये तो आसान सा है। द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन अ डायरेक्शन ऑफ बी आर गिवन, तो फोर का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जब हम ए की प्रोजेक्शन करें बी के ऊपर तो ए इज कम्प्लीटली मिक्स विद बी, बी खत्म हो जाएगा, ए कॉस थीटा आ जाएगा। ओके, जी। जो समझ नहीं आया ना मेरे से पूछ लोगे, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि टू वेक्टर एक्ट ऑन अ पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज। टू वेक्टर एक्ट ऑन अ पॉइंट, 5 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? एंगल क्या होना चाहिए? ठीक। अब यहाँ पे एक चीज मिस्टेक की उन्होंने, जी, कौन डॉट सा? क्रॉस प्रोडक्ट की लिहाज से मेंशन प्रोडक्ट। करते, जी। तो बट मेंशन नहीं है तो हम जीरो डॉट प्रोडक्ट के लिहाज से चलेंगे और जीरो पुट करेंगे, थीटा जीरो होगा। ओके, जी। क्योंकि एक फॉर्मूला मैग्नीट्यूड के लिहाज से हमने माइंड में रखना है कि आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ओके, उस फॉर्मूले में कॉस थीटा आ रहा है। जब हमारा कोई मेंशन नहीं है कि आज डॉट प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हम उस फॉर्मूले को यूज करते हैं। ये मैंने आपको आई थिंक मैथ में भी बताया था। अब ये वाला आसान है। ए डॉट बी और ए क्रॉस बी आपस में इक्वल कब होंगे? जब एंगल होगा 45 डिग्री का। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ओके, जी। क्वेश्चन। नो। ओके, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी, मैग्नीट्यूड ये आप कर सकते हो। ठीक है, जो मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, जो आप कर सकते हो, ये नाइन वाला भी कर सकते हो, टार्क वाला भी आपको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता? स्केलर प्रॉपर्टी इज नॉट नो। कम्यूटेटिव। नॉन ठीक है, कम्यूटेटिव। ए और बी दो की वन है, फाइंड कर सकते हो ए और बी। द एंगल बिटवीन देम इज ए बी। द एंगल बिटवीन देम इज निकालने के लिए ये पता, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ए डॉट बी ओवर ए का ए बी का ए और बी का मैग्नीट्यूड, समझ गए ना? जी। ओके, फिर दायरे पैरेललोग्राम आसान है, कर सकते हो। क्या आता था? ए क्रॉस बी के साइड पे हमारे पास ए क्रॉस 12, बी। 12 का ऑप्शन नंबर बी, बी है। ए क्रॉस बी के साइड पे वो हमारे पास जो डाले हुए मैग्नीट्यूड का सिंबल। मतलब ये कर सकते हो आप, द टू वेक्टर एंटी कम्यूटेटिव। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला भी कर सकते हो। ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो कब होगा? जब एटलीस्ट वन ऑफ द वेक्टर इज नल वेक्टर। हाँ। ओके, जी। और द स्केलर प्रोडक्ट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब एंगल 90 डिग्री होता है, स्केलर प्रोडक्ट जीरो होता है, सही है। और विच इज फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट की कौन सी एग्जांपल है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, याद रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है बच्चे, जी। मैग्नीट्यूड निकालना आता है आपको। क्रॉस प्रोडक्ट के लिहाज से आ गया, ए क्रॉस बी साइन थीटा। हमारे पास परपेंडिकुलर है, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? साइन थीटा। ए बी साइन थीटा। नहीं, साइन थीटा परपेंडिकुलर 90 होगा फिर, ऑप्शन नंबर डी। फिर ओके, डी। जी। थ्री वेक्टर 22 के लिए हमारे पास है थ्री वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, दीज वेक्टर कैन बी फॉर्म। हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है, दीज वेक्टर क्या बना रहे हैं? ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर समझ में आ गया, पढ़ा हुआ है आपने मैथ में। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ये बहुत ज्यादा डिटेल में लिखे हुए हैं। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है बता सकते हो? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और जे क्रॉस के किस इक्वल होता है? वेक्टर रिमेन अनचेंज, 28 वाला देख लेते हैं। तो अब वेक्टर रिमेन अनचेंज, तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इट डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ, सही है। पढ़ोगे समझ में आ जाएगी। ओके, मुश्किल नहीं है। जी। कौन सा कम्युटेटिव नहीं होता पता आपको? ए इज इक्वल टू बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ए और बी आपस में इक्वल होंगे, तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर सी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके,
जी। समझ गए? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ आई डॉट जे इज जीरो। ऐसे ही आई डॉट आई वन होता है और आई डॉट जे जीरो होता है। तो क्या कर सकते हो, ये इतना मुश्किल नहीं है। ये आल एल इज गिवन आर क्रॉस पी, द डायरेक्शन ऑफ एल इज परपेंडिकुलर टू, मतलब परपेंडिकुलर किसके होगा 36 का, ए, ओनली आर, सही है। इसको बेशक छोड़ दो, इतना मुश्किल नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल बनाए हुए हैं। सही है। और जो अपने बुक के रिलेटेड आपको लगते हैं ना, वहीं पढ़ लेना। एक्स इज इक्वल टू -5, ए वाई इज इक्वल टू -5, तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज, ए एक्स -5 है, ए वाई -5 है, और डायरेक्शन क्या होगी ऑफ वेक्टर इज, दोनों का एंगल सेम है। एंगल जी। तो क्या होगा हमारे पास, मतलब एक्स कंपोनेंट भी -5 आ रहा है, वाई भी सेम आ रहा है, तो एंगल क्या होगा। ये होता है ना, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो एंगल क्या होगा 45 डिग्री, दोनों के लिए सेम आ रहा है। समझ गए? जी। सही है, समझ में आ रही है कि नहीं? समझ आ रही है। मैं देख रहा हूँ ये भी आसान से, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी ऑन ए प्रोजेक्शन क्या होगा 56 का, और ये ए डॉट बी स्लैश ए, ऐसे लिखा जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपके नहीं आएगा, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड में चलेगा। बहुत डिटेल में एमसीक्यूज की पीडीएफ नहीं, वो बहुत डिटेल में, सही है। ओके, जी। फिर इसको पढ़ लेना है। ठीक है, आंसर नीचे लिखे हुए, एक्सप्लेनेशन जो समझ नहीं आती एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे समझ में आ जाएगी, सही है। और फर्दर मूव करते हैं। ट्रांसलेटिव मोशन, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसे रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी। एक्सलेशन। ठीक है। और हमारे पास चैप्टर में 3 ट्रांसलेटिव मोशन था या प्रोजेक्टाइल मोशन था। और वो चैप्टर 4 था। चैप्टर 4 तो सर्कुलर रोटेटरी मोशन था ना। प्रोजेक्टाइल मोशन, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये इसका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है। और रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन इन प्रोजेक्टाइल मोशन, रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। एट मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज वर्टिकल वेलोसिटी 0। 0, गुड। द ट्रैजेक्टरी ऑफ पैराबोला पाथ होता है, सही है। A ball is thrown from an height, its vertical acceleration is 9.8. 9, The range of projectile motion is maximum when angle of projection is 45। 45 डिग्री, ठीक है। आसान है, जैसे क्वेश्चन आंसर, विच ऑफ द पेयर विल बी हैव सेम रेंज फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, तो चेक कर लोगे वैल्यू, समझ गए ना। इससे डायरेक्टली नहीं पता चलेगा, उसके फॉर्मूला में पुट करके चेक करोगे। द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इफ प्रोजेक्टाइल मोशन लॉन्च 90 डिग्री, द रेंज इज विल बी 90 होता तो 180 बन जाता है, और साइन 180 होता है कितना, जीरो, जीरो हो जाएगा मेरे ख्याल में, 10 का आंसर जीरो है। ओके बच्चे, देखो जी। कंसिडर से, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये वाला आपको न्यूटन लॉ तो वैसे ही इम्पल्स था आपके चैप्टर, इम्पल्स था या नहीं था, मेरे ख्याल से तो इम्पल्स इम्पल्स नहीं। नहीं था। चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स, अच्छा ये बहुत डिटेल में ये, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इज वैलिड ऑन इलास्टिक कोलिजन। ऑल आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेट होता है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन सिस्टम नहीं पढ़ा, कंजर्व या आइसोलेट, जी। ठीक है। और इन इलास्टिक कोलिजन विच क्वांटिटी इज नॉट कंजर्व, मोमेंटम भी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी है तो एनर्जी भी कंजर्व होती है, नॉन ऑफ अबव या ऑल आर कंजर्व, ऑल आर कंजर्व, ओके। जी। इनपरफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन द ऑब्जेक्ट क्या होगा, बाउंस बैक विद द सेम स्पीड, स्टॉप इमीडिएटली, गेन काइनेटिक एनर्जी, स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। इसका राइट ऑप्शन स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन होगा, ओके। जी। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी का होगा, ये मोमेंटम, ठीक है। ये बुलेट वाला था ना, व्हेन अ बुलेट इज फायर फ्रॉम अ गन, द गन recoil बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैन। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वजह से, नहीं एक मिनट लेट मी चेक, हाँ सॉरी, कंजर्वेशन मोमेंटम के लिए से होगा, ठीक है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपको पता है। इफ द एयर रेजिस्टेंस कंसीडर द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, एयर रेजिस्टेंस इज कंसीडर, अच्छा एयर रेजिस्टेंस हम कंसीडर करें तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या फर्क पड़ेगा, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन डिक्रीज होना डिक्रीज। शुरू हो जाएगी, सही है।
बाकी ये कर सकते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आते रहते हैं अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में। इफ बॉडी ऑफ मास मूविंग द वेलोसिटी v, इफ मास इज डबल एंड वेलोसिटी इज हाफ, देन मोमेंटम विल बी। सॉल्व करोगे तो मोमेंटम रिमेन सेम रहेगा। ओके, अगर जी मास को डबल करें वेलोसिटी को ऑफ करें, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे तो मोमेंटम सेम ही रहेगा। ओके, तो कुछ नहीं है इसमें, द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी ये वाला आपके नहीं थे। इन इलास्टिक collision टू इक्वल masses where one is initially at rest, फाइव टू का राइट ऑप्शन क्या होगा? द एक्सचेंज वेलोसिटीज को जो आपके रिलेटेड वहीं पढ़ लेने, ठीक है। ओके, जी सिस्टम इज आइसोलेटेड इफ no external force acts on it. सिस्टम इज आइसोलेटेड इफ आइसोलेटेड सिस्टम इसमें एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना कोई हीट इंटर ना लीव, सेम उसी तरह काम करता है। सो इट इज इन वैक्यूम। ओके बच्चे, नहीं नहीं, ठीक है सॉरी, मैं उसको क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम को मिक्स कर रहा था। सिस्टम इज आइसोलेटेड इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। ओके, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो Mhm. जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 का ठीक है ये 56 को पढ़ो। A body throw vertically upward reach a maximum height. The total displacement covered on a returning to a starting point is क्या होगा? ट्वाइस हो जाएगा, टू टाइम। ओके, जी क्लियर है? If a mass projectile motion is double, then time of flight is half. टाइम को डबल करें तो if mass projectile motion is double, mass को हम्म, डबल करें टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिखोगे तो मेरे ख्याल से चेंज तो नहीं होगा, रिमेन अनचेंज रहेगा। क्योंकि मेरे ख्याल से टाइम ऑफ फ्लाइट में mass का तो जिक्र ही नहीं आता है, सही है। इनके पढ़ने भेजो तो फॉलोइंग इज नॉट एंट्री, मैंने आपको भेजे में डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइन, इनके अगर पढ़ोगे काफी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, ये वाला आपके नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा लिखे हुए हैं, ये भी नहीं है, सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन वाले फ्रिक्शन वाला नहीं है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर था 3, चैप्टर नंबर 3 की डिटेल आ गई है। रोटेटिंग सर्कुलर मोशन, वन रेडियन किसी इक्वल होता है 57.3 के इक्वल। ठीक है, इस तरह के आपके जी पास आ सकते हैं। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट है, पढ़ दो इसको। The angle subtended at the center of a circle by an arc equal to its radius is 1 radian. वन रेडियन, गुड, वन एंगल सिस्टम। ठीक है, आगे चलते जाओ। The relationship between linear displacement and ये angular आसान, displacement is ये तो बहुत आसान है। yeah. क्या होगा? ए बी uh, सी, A option. ए ऑप्शन, गुड। और हमारे पास आसान सा आंसर है, मुश्किल नहीं है। फिर हम ऊपर जल्दी से मूव करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन वापस क्या है? Rate of change of angular displacement, बेटा angular ये भी आसान है, velocity. सही है, मैं जल्दी से मूव करता हूँ। द असल यूनिट ये भी पता है, असल यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? uh, Degree per ये second. ये सारे तीनों होते हैं। ये तीनों लास्ट को छोड़ के तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। डिग्री पर सेकंड भी सही है, रिवोल्यूशन पर मिनट भी सही है, रेट पर सेकंड भी सही है, बट ये रेडियन पर सेकंड स्केयर ये एक्सेलरेशन के एंगुलर। तो बाकी सही है, बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, सही है, इसमें मिस्टेक है। ओके, जी और उसके बाद अगर स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें ना, स्टैंडर्ड यूनिट की, फिर रेडियन पर सेकंड होगा, सही है। देख अच्छा, ये लिखा हुआ ऐसा यूनिट, सॉरी, ऐसा यूनिट इसका रेडियन पर सेकंड होगा, सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सही है। जी अगर ऐसा यूनिट ना होगा, जस्ट यूनिट मेंशन होता है, फिर हमारे पास सारे हो जाते।
A body commit one velocity in 2 seconds, its angular velocity निकाल सकते हो इजीली। एंगुलर वेलोसिटी को निकालने के लिए हमारे पास राइट हैंड रूल लगाते हैं। ओके, Okay. रिलेशनशिप ये बता आपको। The direction directed toward the center of a circle is Uh, centripetal। tangential. Yeah. Centripetal acceleration. सेंटीमीटर एक्सेलरेशन वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर भी इक्वल होता है, और अच्छा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर के इक्वल होता है, लेकिन ये तो आई थिंक सो लीनियर एक्सेलरेशन इसके इक्वल होता है, लीनियर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। यहाँ पे लिखे हैं टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के लिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा पुट करेंगे, अब मुझे याद नहीं आ रहा, तो आर स्क्वायर और वो कट जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आता है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। अभी अच्छा ये ऑप्शन नंबर सी मेरे ख्याल में करेक्ट बनता है। ठीक है, पहला ऑप्शन भी सही था, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बनता है। ओके बच्चे, सेंटीमीटर फोर्स पता है आपको, इसका नेक्स्ट वाला। The speed of bodies in a circle is double, then centimeter force become क्या होगा? Double. ये फर्स्ट स्पीड, स्पीड मतलब वेलोसिटी को Oh, डबल कर रहे हैं, स्केयर ले लेंगे, डबल कर दिया तो ट्वाइस, 4 टाइम हो जाएगा ना। four. हाँ, फोर फोर टाइम, समझ गए? Okay. The tendency of body to resist a change in its rotational motion is called rotation inertia Rotational momentum। inertia. हाँ ओके, ये आपको पता है, ऐसा यूनिट ऑफ इनर्शिया, ऐसे यूनिट इनर्शिया क्या है? ऑप्शन नंबर Uh, सी। ठीक है, समझ में आ गया? एम आर स्क्वायर होता है ना, बहुत आसान है। ठीक है, मोमेंटम इनर्शिया डिपेंड किस चीज पे कर रहा है? मैस ऑफ बॉडी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, ऑल ऑफ दीज मेरे ख्याल में डिपेंड कर रहा है, सही है, क्योंकि पोजीशन में भी एक्सिस ऑफ रोटेशन में भी डिपेंड कर रहा है। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर मोमेंटम। ओके, पढ़ा हुआ है ना? और ऐसे यूनिट है एंगुलर मोमेंटम का क्या? केजी मीटर पर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके बच्चे, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। आवाज आ रही मेरी? theory. Ice skater pull her arm to spin faster. This is due to conservation of Angular angular momentum। momentum. ठीक है, when ice skater pull her arm, her inertia of her momentum of inertia क्या हो जाएगा? Decrease. ठीक है, is good। रोटेशन काइनेटिक एनर्जी हुप्स लॉ, ये डिस्क सॉलिड डिस्क पढ़े हुए हैं इनको, ऑब्जेक्टिव के The अंदर आता है। formula. वो जो एक था टेबल, हॉलो सिलेंडर वगैरह, उनका इनर्शिया था। Yeah. आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैन बी क्रिएट इन आर्टिफिशियल 36 का बताओ। 36. आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैन बी क्रिएटेड इन अ स्पेस स्टेशन बाय B option. रोटेटिंग इट्स अबाउट एक्सिस। ओके मुझे गुड। और ये आसान है, जियो स्टेशन सैटेलाइट 24 आवर्स के अंदर, सही है। और हमारे पास ये ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट नियर अर्थ इज हाउ मच? ये ऑलमोस्ट 7.9 किलोमीटर होती है। ओके, सही, याद रखना। एंगुलर मोमेंटम की Okay. डायमेंशन निकाल सकते हो। वन रिवोल्यूशन किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री, 360 रेड लिखा हुआ है, तो ये रॉन्ग है, 2 पाई होगा, सही है, 2 पाई रिवोल्यूशन। ओके, अच्छा इसमें करेक्ट Okay. ऑप्शन 42 में करेक्ट ऑप्शन बी बनता है, सही है। जो ऑप्शन नंबर डी है वो 57.3 डिग्री आता है। ठीक है, मतलब इसमें अगर करेक्ट होता है ना 36 डिग्री है, फिर भी करेक्ट है, तो वो डिग्री में नहीं, वो रेड में है, रेडियन में। ओके, और द एंगुलर Okay. स्पीड ऑफ सेकंड हैंड ऑफ वॉच, हमारे पास ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, था ना आपकी बुक में? D था, I think. उसको करना है। इसका ऑप्शन करेक्ट मेरे ख्याल से था पाई/30 था, मुझे जो याद आ रहा है। नीचे देख लेना। ओके, और फिर आसान है, ये आसान है, ये आपने पढ़े होंगे, थिन रॉड अ फ्लाई व्हील यूज, ठीक है। और मतलब काफी डिटेल में लिखे हुए हैं, काफी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू सेपरेट बेस्ड ऑन, क्या चीज को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं?
डेंसिटी को, समझ गए? जी। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में हमारे पास जो हैवी पार्टिकल हम मूव करते हैं टूवर्ड सेंटर, अवे Away, फ्रॉम सेंटर, स्टॉप्स मूविंग, या अपवर्ड, किधर मूव करते हैं? away from. हमारे पास अवे फ्रॉम द सेंटर, यस। वर्क डन बाय टॉर्क इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, A. दैट इज आर थीटा। पावर इन रोटेशनल मोशन इज पावर इन रोटेशनल मोशन, पावर किसी को हो जाएगी, मतलब आपने पढ़ा वर्क आर थीटा, थीटा डिवाइडेड बाय टी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ओके, थोड़ा सा दिमाग को यूज करनोगे तो हो जाएंगे, सही है। जी। द एंगल बिटवीन टेंजेंटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज 59 का क्या होगा करेक्ट? आई थिंक सो एंगल होगा इनके बीच 90. में, लेट मी चेक, 9 डिग्री, यस। और हमारे पास बाकी आसान से जो मैंने मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ, सही है बच्चे? हमसे आवाज आ रही है? सर जी सर। लेट हो गया हूँ। सर मैं दरअसल बाहर कहीं सामान लेने के लिए निकल गया हूँ, तो मालूम नहीं था कि आपका मैसेज आया हुआ है। तो ओके, अभी अभी वापस आया हूँ फिर। ठीक है। और हमारे पास ये मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, हमजा देख रहे हैं इसको, सही है। ठीक एंगुलर है सर। मोमेंट, इफ द एंगुलर मोमेंट ऑफ बॉडी इज जीरो, देन 74 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सम ऑफ ऑल टर्क इज जीरो। ओके बच्चे, द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कंजर्व फॉर अ प्लैनेट ऑर्बिटिंग द सन इन एलिप्टिकल पाथ, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 76 का? मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी, एंगुलर मोमेंटम होगा, सही है। अच्छा, ऐसे यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन आप कर सकते हो, रिलेशन बिटवीन डार्क एंड एंगुलर, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या फोर्स होती है, ये भी हमने पढ़ा है। बेंडिंग ऑफ रोड है, सॉरी बेंडिंग ऑफ रोड नहीं है। 86, बेंडिंग ऑफ रोड इज डन बाय, यस करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? Uh, प्रोवाइडिंग नेसेसरी Option B. सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके बच्चे, और रोटेशन मोशन इज आल्सो नोन एज स्पिनिंग मोशन। Spin motion. ओके, अच्छा इस मीटिंग के अंदर हमने पहले 3 चैप्टर को डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा मैं तेज चलूंगा क्योंकि 243 पेजेस हैं, ठीक है। हमजा मैं आपको भी सेंड कर रहा था इसकी पीडीएफ को, ओके। ओके सर। मैं एक मिनट, अगेन क्लास स्टार्ट। पहले 3 चैप्टर हमने कवर कर लिए, 4 चैप्टर सॉरी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, और हमजा आपने लेट ज्वाइन किया था तो मैं आपको शेयर कर दूंगा ये पीडीएफ, सही है। तो ओके सर। स्टार्ट से लेके एंड तक देख सकते हो, थोड़ा सा डिटेल में ज्यादा है। तो जो चीजें आपके नहीं होंगी आपने पढ़ा होगा ना, जैसे चैप्टर नंबर 3 के अंदर फ्रिक्शन के बारे में लिखा हुआ है, इम्पल्स के बारे में लिखा हुआ है, मोमेंटम के बारे में लिखा हुआ है, चेंज इन मोमेंटम, तो वो आपने एमसीक्यूज नहीं करने। बाकी जो प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेटेड होंगे, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, वो आपने करने होंगे। तीसरे चैप्टर में 5 में है, तो वर्क इज डिफाइन आसान से, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क कैसा है ये आपको पता है। वर्क डिफाइन 90 डिग्री पे कितना होता है, मैक्सिमम होता है या मिनिमम? तो वर्क 90 पे मिनिमम मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है? चलो आप लोग बताओ, हमजा आप बताओ। Minimum. और मैक्सिमम कहाँ पे होता है, किस एंगल पे, हमजा? सर सर मैक्सिमम तो होती है 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे, डब्ल्यू इक्वल टू एफ टी कॉस थीटा। 90 डिग्री पे 0 होती है। ओके ओके। A person holding a having box and standing still down, देखो एक चीज मैं आपको वैसे बताता हूँ, क्वेश्चन जो आता है ऑब्जेक्टिव मेरे माइंड में आ रहा है। अगर आप किसी दीवार को पुश कर रहे हो, या किसी चीज को पुश कर रहे हो, या किसी भी चीज पे वर्क कर रहे हो, बट फिजिकली कोई वर्क डन नहीं हो रहा, उस चीज के अंदर कोई मूवमेंट नहीं आ रही, तो फिजिक्स की रिस्पेक्ट से कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा होगा, ओके। सो वर्क डन वहां पे जीरो होगा। लेट्स सपोज आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ वॉल, तो मैं वॉल को पुश कर रहा हूँ या पुल कर रहा हूँ, तो वॉल मूव नहीं हो रही, तो फिजिकली वर्क डन जीरो है, ओके। बेशक मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, क्लियर है? जी। इस जी तरह सर। के पास आपके पास क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल भी आ सकता है या आ सकता है।
वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द एंगल ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री का होगा, तो नेगेटिव एंटी पैरेलल। और फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ किसके बारे में बताता है? वर्क के बारे में बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर? वर्क स्केलर क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ में भी स्केयर होता है। और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी को डबल करूंगा, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम हो जाती है, पढ़ा हुआ आपने, ऐसे ही है। और वर्क ऑन अ बॉडी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम या टोटल एनर्जी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या होगा? ऑप्शन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। ओके बच्चे। जी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी mgh की इक्वल होती है। बॉडी इज कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय इट इज। 12 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इंडिपेंडेंट बात। नॉन कंजर्वेटिव के लिए क्या होगा? Dependent on the path. Which of the following is not a convective force? Gravitational, elastic, frictional force is non-convective force. Okay, क्योंकि वो हमारे पास कंजर्वेटिव क्या होती है, नॉन कंजर्वेटिव में फर्क क्या होता है, जरा मुझे पहले बताओ। हाँ जी, कंजर्वेटिव में क्या फर्क होता है, नॉन कंजर्वेटिव? हमजा, बख्तियार। Conservative जिसमें जो वर्क नहीं होता है independent of the path taken, ठीक है, ठीक और है, ओके, ठीक है। low. In absence of resistance, the mechanical energy of falling body is what? Remain constant. Power is rate of doing work. आसान है ये सारा। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज वाट, पावर इज वाट। 1 और 746। पावर कैन बी, ये पावर आपकी चैप्टर में बुक में था। Power नहीं था I think. ठीक है, तो फिर पावर नहीं। इसको उसके किलो वाट पर आवर, किलो वाट यूनिट है, किलो वाट आवर किस यूनिट है? Power. किलो वाट आवर हमारे पास एनर्जी का यूनिट है, पावर का नहीं है। पावर वाट में होता है, ये वाट आवर, वाट इंटू आवर्स आ रहा है, तो ये एनर्जी का यूनिट है, सही है। एनर्जी और वर्क डन का यूनिट है, याद रखना है। ओके। वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी भी आपको नहीं था। और ये भी नहीं है। वर्क डन। अच्छा, वर्क डन का ना क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप, वर्क ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर आता रहता है कि लेट्स सपोज फोर्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसका न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है। और नो मशीन कैन बी 100% एफिशिएंट ड्यू टू फ्रैक्शन एंड हीट लॉसेस। ओके। वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इन अ कंजर्वेटिव फील्ड इज व्हाट? हमजा, ये बताओ जल्दी से। What is क्लोज पाथ के closed अंदर वर्क डन क्या path? होता है? हमजा। सर मैक्सिमम। जीरो, जीरो। क्लोज पाथ के अंदर वर्क डन जीरो होता है। ये आपके पास ये आपके पास एसएलओ बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बख्तियार, पता है इसका या नहीं पता? जी पता है। इफ मोमेंटम बॉडी इज डबल इज काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम को डबल करें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो हमारे पास मोमेंटम को डबल करें तो काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप बढ़ेंगे। मोमेंटम होता है mv, वहां से v कितना इंक्रीज होगा, फिर उससे काइनेटिक एनर्जी की तरफ लेके जाएंगे, तो एक लंबा प्रोसीजर। ओके, सही है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग एरिया अंडर ग्राफ। ओके, पढ़ा हुआ है ना? वर्क की डायमेंशन आपको पता है, एनर्जी का यूनिट पता है आपको क्या होता है। और व्हेन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड द वर्क डन बाय ग्रेविटी इज, जब ऑब्जेक्ट को इसी को लिफ्ट करते हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव और नेगेटिव? जब लिफ्ट करते हैं, सो वी आर मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी। अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब वर्क डन नेगेटिव हो रहा है। ओके Negative. बच्चे। जी। और व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड द वर्क डन बाय द लिफ्टिंग फोर्स इज पॉजिटिव। ओके। जी। और if two bodies of same kinetic energy, one of large mass has, अच्छा, दो बॉडीज है जिनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। वन विद अ लार्ज मास हैविंग, उसकी मतलब वन हैव लार्ज मास, उसकी क्या ज्यादा होगा? लार्ज मोमेंटम होगा, स्मॉल मोमेंटम होगा, स्मॉलर मोमेंटम होगा, या जीरो मोमेंटम होगा?
Large momentum. उसका लार्ज मोमेंटम होगा गोल्ड। बाकी आपको ये बहुत ज्यादा चीजें इसमें कुछ ऐसी लिखी हुई जो आपकी नहीं है। ठीक है, इसमें से आई थिंक सो वर्क में से इतना ही बनता था। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कौन सा चैप्टर था हमारे पास? फ्लूइड डायनेमिक्स, चैप्टर नंबर 6। तो फ्लूइड डायनेमिक्स को देख लेते हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स में लिखा हुआ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड फ्लूइड। फ्लूइड मैकेनिक डील विद द स्टडी ऑफ, इसके बारे में पढ़ा जाता है फ्लूइड मैकेनिक मैकेनिज्म। Fluid in motion. मोशन और रेस्ट दोनों के बारे में बताता है। ठीक है, फ्लूइड रेस्ट पे कैसा। ठीक है, वैसे एक बेतुका सा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है ये। और नेक्स्ट क्या? ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज, क्या होगा? Pascal. पास्कल। 1 पास्कल, पता है। फोर्स ओवर एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अपवर्ड ये वाला जरा मुझे हमजा इसको रीड ऑफ करो, ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर 6 के लिए। The upward force exerted by a fluid on an object immersed in it is called, sir, upthrust. बियॉन्ड पास्कल, ओके। अकॉर्डिंग टू आर्चिमीड प्रिंसिपल, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू Weight of the वेट ऑफ fluid फ्लूइड displaced. डेंसिटी, ओके। और हमारे पास एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इफ डेंसिटी इज Less than what? लेस देन, The एन plot ऑब्जेक्ट विल would फ्लोट इफ डेंसिटी equal. इज Equal. लेस देन इक्वल टू फ्लूइड, ओके। The और a ship float on water because it is made of wood, वाटर इज इन, इसका क्या ऑप्शन करेक्ट है? Its average density is less than water. गुड। विस्कोसिटी की डायमेंशन निकालना आती है, निकाल लेना, इसको इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर की डायमेंशन के लिहाज से। विच द फॉलोइंग इज हाईएस्ट वेलोसिटी, किसकी है विस्कोसिटी? वाटर की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, हनी की, एयर की, केरोसिन की? जो जिसके स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी, तो किसकी है honey. हाई विस्कोसिटी? J. पानी की? अच्छा, पानी नहीं बोला, हनी बोला है। अरे honey. honey बोला. मैं समझा पानी बोला है, ठीक है। और विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डैश विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज होगी ना, या हीट करेंगे तो, समझ में आ गया? स्टोक लॉ क्या होता है? एफ डी इज इक्वल टू 6 आर बी, ईटा। ईटा भी बोलते हैं, एन बोलो या ईटा बोलो, ठीक है। 6 आर बी। और स्टोक लॉ हमारे पास, अच्छा वो फॉर्मूला मैं बताता हूँ नीचे। 14 वाला आप पहले देख लेते हैं, 14 में क्या आंसर होगा? स्लोअर मूविंग स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को एप्लीकेबल होता है, सही है। जो आपको नहीं आते वो आप देख लो। टर्मिनल वेलोसिटी, ये आप देख सकते हो। ड्रॉपलेट वाला आता है कि नहीं? 18, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल ड्रॉपलेट इज डबल, टर्मिनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो जो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, रेडियस को डबल कर देंगे तो देखेंगे टर्मिनल वेलोसिटी पे कितना फर्क पड़ रहा है। कर सकते हो ये, ओके। आगे इरेगुलर, वो आपको पता है। आइडियल, आइडियल क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, the product of cross sectional area and fluid velocity is called area, the cross sectional area and fluid velocity, AV, किस इक्वल होता है? Flow rate. फ्लो रेट, यस गुड, फ्लो रेट, ओके। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कौन सा कॉन्सिक्वेंस है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मास, मोमेंटम, या न्यूटन थर्ड लॉ? ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास ऑब्जेक्टिव में। तो कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन था मैथ का, Mass. Energy. मैथ मैथ का। एनर्जी तो मैं एनर्जी बर्नौलीज में पढ़ देते थे, एनर्जी और मोमेंटम बर्नौलीज में पढ़ देते थे, सही है। Music. व्हेन एरिया ऑफ पाइप इज डिक्रीज, जब पाइप का एरिया कम है तो स्पीड ज्यादा होगी। आपको वैसे कॉमन सेंस भी है। बर्नौलीज इक्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पढ़ा हुआ है ना? Sir, sir. ठीक है। और व्हेन स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई द प्रेशर विल बी, 26 का राइट ऑप्शन क्या है? Control. The व्हेन option. स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई, जब स्पीड ज्यादा तो प्रेशर भी ज्यादा होगा ना। ये बर्नौलीज इक्वेशन के हिसाब से ये फॉर्मूला पढ़ोगे, P1 हाफ रॉ जी एच, याद है ना? रॉ Is. एम, रॉ एम स्क्वायर, वो पूरे के तरीके से मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको पता है। प्रोसेस थ्योरम के अंदर, अच्छा स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स कौन सा होता है? वेंट्रीमीटर, पास्कल, स्टोक लॉ, कौन सा है?
स्पीड ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं? चलिए नहीं, इसमें इवेंट से स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स का नाम होता है ना, कौन से थ्योरम में फिट होता है वो? टोरिसेलाइज थ्योरम, ओके। आई थिंक सो, मेरे ख्याल से। अब अगर मैं, मेरे ख्याल से यही होगा। ठीक है। और स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लो को मेजर करने के लिए, स्पीड ऑफ लिक्विड को मेजर करने के लिए हम कौन सी डिवाइस को यूज करते हैं? वेंट्रीमीटर फ्लो को, ओके। ठीक द स्विंग ऑफ अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल किस प्रिंसिपल पे काम करती है, किसकी एप्लीकेशन में शामिल है? एक बर्नौलीज की। मैग्नेस इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद व्हाट? स्पिनिंग स्पिनिंग ऑब्जेक्ट और इन आवर फ्लूइड। Atomizer work on a principle of Bernoulli's equation. Blood is viscous fluid, not non-viscous, नहीं viscous। हाई नॉन viscous fluid आइडियल केस में होता है, ठीक है। ठीक और सुपर फ्लूइड कैन बी, सारे में नहीं बढ़ा रहा है, ठीक है, बहुत टाइम लग जाए। ऑप्शन डी ऑल करेक्ट है, ठीक है। फॉग ड्रॉपलेट अपीयर टू बी सस्पेंडेड नियर बिकॉज ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टर्मिनल ऑफ वेलोसिटी लो टर्मिनल वेलोसिटी, ओके। डायमेंशन, बर्नौलीज इक्वेशन, ये भी कर सकते हो, ये भी। और when a person heart beat faster the blood flow become in arteries is dash। टर्बुलेंट हमारे पास when person heart beat faster, तेज हो जाती है, the fluid blood flow become लेमिनार, नहीं टर्बुलेंट भी नहीं होगा, स्टैटिक्स भी मुझे नहीं लगता हो। नहीं, टर्बुलेंट हो सकता है, टर्बुलेंट पढ़ा हो था सकता कि है, टर्बुलेंट हाँ था टर्बुलेंट हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सही है। नॉन विस्कॉस तो आइडियल केस में आ जाएगा, सही है। देख रहे हैं नीचे से, मैं भी कुछ में गलत बता रहा हूँ, ठीक है। और विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज, ये आप कर सकते हो, मैं इससे टाइम नहीं वेस्ट कर रहा। ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू, ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू द टर्मिनल वेलोसिटी में क्या होता है? हाँ ड्रैग फोर्स प्लस बियॉन्ड फोर्स इक्वल टू वेट, बी ऑप्शन करेक्ट है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? बहुत आसान है ये। ऑप्शन ए 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऑप्शन ए भी करेक्ट हो सकता है, बी भी हो सकता है, क्योंकि एक मिनट रुको, हाँ ऑप्शन ए बी दोनों करेक्ट हो सकते हैं, सही है। अगर बी को थोड़ा सॉल्व करो तो वहीं बन जाता है। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर 10⁻³ ऊपर ले जाएंगे 1000 बन जाएगा। समझ में आ गया? 10,000 बन जाएगा, ठीक सॉरी। ऑप्शन ए बी दोनों करेक्ट है। और हाइड्रोमीटर आपका नहीं है, फिर भी देख लेते हैं हाइड्रोमीटर क्या होता है। डेंसिटी को मेजर करने के लिए इसकी जाता है, ठीक है। बर्नौलीज इक्वेशन किस पे एप्लीकेबल नहीं है? बर्नौलीज इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑप्शन डी ऑप्शन बी, टर्बुलेंट फ्लो। डी अब इसको मुझे कंफर्म नहीं है, देख लेना, ठीक है, इसको मुझे कंफर्म नहीं है, ओके। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होता है। जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जो बुक में आई नहीं, वैसी लिखी हुई, ठीक है। तो मैं इसको स्किप, इसमें बहुत ज्यादा हो गया, बाकी पढ़ लेना इसको। स्टार्टिंग वाले एमसीक्यूज अच्छे हैं, आखिरी वाले जो है वो बहुत ज्यादा उन्होंने वो दे दिए। नीचे एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आया तो आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। हम तो मुझे याद से याद कराना, क्लास में मैं आपको सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स ऑफ सॉलिड। फिजिक्स ऑफ सॉलिड के अंदर जिसकी फिक्स शेप एंड वॉल्यूम होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड, ऐसे ही है। ठीक 3D अरेंजमेंट किसकी होती है? यस, और क्रिस्टलाइन 3D अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन की होती है, ओके। उससे नेक्स्ट मूव करो। एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड? कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल है? तो ये सोडियम क्लोराइड देखने में चल रहा है। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैरेक्टराइज्ड बाय, क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारे पास क्या होता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ओके बच्चे। जी और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट वेरी विद द डायरेक्शन एंड थर्मल कंडक्टिविटी आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल, इसमें से एनिस्ट्रोपिक, ये आपका नहीं है, ये कुछ ऑप्शन और बी बनता है लेकिन आपका है नहीं।
स्मॉल क्रिस्टल होते हैं सॉलिड कॉन्स्टिट्यूस मेनी स्मॉल क्रिस्टल, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड, उनको हम क्या बोलेंगे, पॉलीक्रिस्टलाइन। पॉली, ठीक है, गुड। पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल बुल्क फ्रॉम अ जनरली बिहेव एज अ, ये भी नहीं है आपका, या है ये, आइसोट्रोपिक इसमें पड़ा, एमॉर्फ आइसोट्रोपिक तो इसमें नहीं पड़ा ना, आइसोट्रोपिक से करेक्ट ऑप्शन है, तो आपने पढ़ा ही नहीं, एमॉर्फस, एमॉर्फस क्या होता है, सर without form. विदाउट विदाउट फॉर्म। फॉर्म। ग्लास इज ऑफ्टन रेफर्ड एज सुपर कोल्ड लिक्विड या Super ट्रू cold. लिक्विड, ओके। और नेचुरल पॉलीमर इंक्लूड रबर एंड आई थिंक सो, रबर और सेलुलोज, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट क्रिस्टलिटी होते हैं वो क्या हमारे पास, यूनिट सेल, Units. ओके। द नंबर ऑफ डिसेंट क्रिस्टल, ये भी साइंस है, ओके। एक मिनट वेट करो, बाहर की गेट है, मैं बाहर कोई दरवाजे में मैं खोल के आता हूँ, जब तक आप ये देखो, ये नीचे वाले तीन चार, सही है। बच्चों वेलकम बैक, आवाज आ रही है। अच्छा ये आपने नहीं पढ़ा, विच ऑफ द क्रिस्टल मोस्ट अनसिमेट्रिक, अच्छा ये पढ़ा हुआ है आपने, या सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक पढ़े होंगे। तो 18 के लिहाज से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल इज क्रिस्टलाइन, अच्छा ये डिटेल में नहीं पढ़ा आपने, क्रिस्टल, जो क्रिस्टलिटी को थोड़ी डिटेल में पढ़ा, या बस जस्ट उसकी डेफिनेशन थी, यूनिट सेल था, यही था ना। जी। ठीक है, फिर स्ट्रेस, पता है आपको स्ट्रेस किसे बोलते हैं, Force per unit volume. स्ट्रेस का Sorry, यूनिट क्या होता है, unit area. स्ट्रेस इज सेम यूनिट एज फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर के इक्वल होगा फिर, समझ गए। जी। स्ट्रेन इज डायमेंशनली, स्ट्रेन इज डायमेंशनली क्या होगा, दो डायमेंशन ना, आर एच ओ टू सिमिलर क्वांटिटीज तो नो डायमेंशन, डायमेंशनलेस क्यों है, ओके। मैं उसको गलत पढ़ा था, डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्यों है, ओके। और चेंज इन लेंथ, आवर ओरिजिनल लेंथ वॉल्यूमेट्री का शेयर है, टॉन्साइल है या स्ट्रेस है, Tensile strain. टॉन्साइल, ओके। वॉल्यूम के लिहाज से क्या होता है, हम वॉल्यूम जब जिसमें डिस्प्लेसमेंट चेंज करते हैं उसको क्या बोलते हैं हमसा, टेंसाइल स्ट्रेन। तो लेंथ वाले को क्या बोलते हैं, हाँ जी, बख्तियार। जी। वॉल्यूम वाला कौन सा होता है, डिस्प्लेसमेंट वाला कौन सा होता है, और लेंथ वाला कौन सा होता है, Volume वाला volumetric या गुड, bulk, और ओके, shear the displacement वाला ओके। और टेंसाइल लेंथ वाला, ओके। tensile. इसको बख्तियार हमजा पढ़ लो, तो सही करके ऑब्जेक्टिव में आएंगे, सही है। ओके सर। अच्छा ये स्टिफनेस और प्लास्टिसिटी था, दो तीन चीजें और थी पढ़े, स्टिफनेस, प्लास्टिसिटी, 30 वाला जरा पढ़ो क्या लिखा, द रेसिप्रोकल ऑफ वुल्फ मॉडुलस इज व्हाट, पढ़ा या नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, इसका ऑप्शन नंबर, नहीं, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर, वुल्फ होता क्या है, वो जो वॉल्यूम इसमें चेंज होती है। वॉल्यूम, तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम एक्सटेंड होता है, इसमें कंप्रेसिबल, उसका उलट हो जाएगा, ठीक है। शेयर मॉडुलस, ओके, ये आप देख सकते हो, ये आपके लिए आसान है, ठीक है। अच्छा ब्रिटल, ये वाले, ये ब्रिटल देख लेना, किसको बोलते हैं, स्टिफनेस किसको देखते हैं, किसको बोलते हैं, एक था ऐसे डक्टाइल था, पता नहीं इसका कुछ वर्ड था ये,
इनको देख लेना अच्छे से, ऑब्जेक्टिव में काफी बार पूछे जाते हैं। ओके, देखो मटेरियल दैट डजंट चेंज इट्स ओरिजिनल शेप, वो हमारे पास क्या होगा? प्लास्टिक रीजन में होगा। हाँ, मटेरियल दैट डजंट रिटेन ओरिजिनल शेप, रिटेन नहीं कर सकता तो प्लास्टिक रीजन होगा ना। ओके, हमारे पास स्ट्रेस एंड कर्व में हुक्स लॉ किस में अप्लाई होता है? इलास्टिक लिमिट में, प्रोपोर्शनल लिमिट में, किस में? Elastic limit. ये स्ट्रेस एंड कर्व लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, अच्छे से करना है, इसको बता रहा हूँ, सही है। मतलब जब एक, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, और जो चैप्टर 5 में से वर्क डन में वेरिएबल फोर्स, और 6 में से बर्नौलीज और कॉन्टिन्यूटी, 7 में से स्ट्रेस एंड कर्व, 8 में से वो ऑर्गन पाइप जितने भी हैं, ठीक है, क्लोज ओपन सब के सब वो, ठीक है। 9 कौन सा चैप्टर था? 9 मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। चलो मैं साथ साथ Waves. बता देता हूँ, मैं अभी साथ साथ बता देता हूँ, 8 तक बता दी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, ठीक है। और बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट द मटेरियल अंडर को, इलास्टिक लिमिट से आगे Plastic प्लास्टिक deformation. डिफॉर्मेशन, सही है, जल्दी जल्दी इसका आंसर दो। मटेरियल दैट डजंट अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर ब्रेकिंग आर कॉल्ड व्हाट? ये चारों पॉइंट आपने, ये तीनों देखो, एक ये स्टिफनेस था, ब्रिटल है, और ये, और ऊपर, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, और इसके अलावा ये जो है ना, प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है, इलास्टिक लिमिट क्या होता है, ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है, ये अच्छे से करने स्ट्रेस टेंशन कर्व के लिए। ओके, 40 जरा जी. पढ़ो। Examples of ductile materials are क्या होगा? copper गोल्ड and है, coal. कॉपर, ओके, गुड। मटेरियल दैट ब्रेक इम्यूनिटी आफ्टर इलास्टिक लिमिट आर कॉल्ड डैश, ब्रिटल। ओके, सेपरेट। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, और ये चीजें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, ताकि मैं इसको इसके लिहाज से देखा जाए। नहीं पढ़ी? ये तो नहीं पड़ी. ठीक है। आगे फिर आगे खुद से चीजें डाली हुई हैं, पढ़ लेना इसको, जो आपके काम की चीजें हैं। ये देखो, ये वाला यूटीएस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज नॉन एज व्हाट? मिनिमम स्ट्रेस टू ब्रेक मैक्सिमम ये स्ट्रेस अ मटेरियल कैन विथस्टैंड, क्या होगा? option B. यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़ा हुआ है, ठीक है। और मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चलिए चैप्टर नंबर 8, कौन सा वेव वाला था, कौन सा है नाम क्या है इसका? Heat हीट एंड and थर्मोडाइनमिक्स, अच्छा, हीट एंड थर्मोडाइनमिक है, चैप्टर में स्किप कर रहा था। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में इंपॉर्टेंट चीजों में से मैं अगेन मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक में सारे आइसोबैरिक आइसोकोरिक, ठीक है, वो सारे दो तीन लॉज जो थे, बॉयज लॉ 400, और जो था हीट इंजन, कर्नेट इंजन, ठीक है, और एंट्रोपी वाला इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से उसकी थ्योरी, सही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी, अगेन रिवाइज करा दी। ओके बच्चे, सही है। जी. आगे मूव करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू अदर इज कॉल्ड, आसान आसान से बहुत, क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? Thermodynamics. और when two systems are in thermal equilibrium they must have same, Temperature. good, the law of thermodynamics, ठीक है, ये आसान आसान से हैं। The sum of microscopic for an ideal gas internal energy depend upon what? चलो पांचवा देख लेते हैं, uh, टेम्परेचर पे। The equation that states any the number of mole of an ideal gas is P is equal to nRT, P is equal to nRT है, कौन सी है? mm, यही है। option A. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.34 जॉल पर मोल पर केल्विन के इक्वल होता है, सही है। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, हम क्या कर देते हैं, हम किसको किसी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, हमजा बताओ क्या कर देते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं, या एवोगैड्रो नंबर को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड कर देते हैं? सर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को,
एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं जिनमें। सही है बच्चे। और उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट। काइनेटिक एनर्जी किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? टेम्परेचर के। एब्सोल्यूट जीरो इज टेम्परेचर एट विच 11 वाला। ऑल मॉलिक्यूल मोशन सीज। ओके, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसको समझ लो। ठीक है। और इन पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, द वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन इज इक्वल टू, इसको थोड़ा ट्रिकी है। ऑप्शन नंबर एरिया अंडर ग्राफ होगा, सही है। और द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज अ रीस्टेटमेंट दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है? एनर्जी। ओके। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट 14 वाला। डेल क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ओके। जी वर्क डन बाय द गैस और ऑन द गैस दोनों पता है। वर्क डन बाय द गैस क्या होता है? पॉजिटिव, और ऑन द गैस जी नेगेटिव, सही है। ये याद रखना है। अब प्रेशर दैट एक्ट कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर क्या क्या मतलब था, कांस्टेंट वॉल्यूम क्या मतलब था, कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या था? isothermal वॉल्यूम isochloric और टेम्परेचर बैरिक। एडियाबैटिक में क्या था जिसमें? no change in mass मैथ था या हीट था? mass height अ, हमजा क्या था? इसको देख रहे मुझे याद नहीं आ रहा प्रॉपर्ली। अ प्रेशर इन विच नो हीट इंटर और लीव द सिस्टम इज कॉल्ड 13। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में एडियाबैटिक होता है नो हीट, मैथ्स नहीं होगा बच्चे, इसी से मैं कह रहा था। जी सर। तो नो हीट है, मैथ्स नहीं है। ओके। और ये पीवी की पर आर कांस्टेंट अप्लाई, और ये किस पे अप्लाई होता है 20 वाला? एमसीक्यूज तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है मेरे ख्याल से एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है। अच्छी चीज आपने नहीं पढ़ी, वो डिटेल में लिखी है, साथ सारी की सारी फिजिक्स में केमिस्ट्री डाल दी है। ठीक है। इन साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस तो पढ़ा ना, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल के बाद साइक्लिक। द नेट जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज zero जीरो। गुड। हीट इंजन कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। ओके 8 बच्चे। into 1 एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज वर्क अवर हीट इनपुट। ओके। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहती है? हमारे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पढ़ी है कि नहीं? कि हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं सारे के सारे इनपुट हीट को बर्डन के अंदर। सो हीट कैन बी कन्वर्टेड, नो हीट नो भी इंजन कैन बी 100% एफिशिएंट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी पढ़ा हुआ आपने, सही है। ये कर्नेट इंजन का द एफिशिएंसी ऑफ कर्नेट इंजन इज, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है। क्या होगा करेक्ट? चलो इसको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए। ओके। जी रेफ्रिजरेटर इज एसेंशियली आर डैश, हीट इंजन ऑपरेटिंग इन रिवर्स डायरेक्शन। ओके। reverse जी इस ऑर्डर वाटर की रेमनेंस को क्या बोला जाता है? एंट्रोपी। इंपॉर्टेंट है एंट्रोपी, ठीक है। और फॉर ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ अ यूनिवर्स इज व्हाट? इंक्रीज। ओके बच्चे, सही है बच्चे। जी और नेक्स्ट ये सके आपको बता सकते हैं, ऑन पीवी डायग्राम द एडियाबैटिक कर्व इज डैश एंड आइसोथर्मल कर्व। स्टिपर होगी, सही है। और आइसोकोरिक में वर्क डन कितना होता है? जीरो। ओके। जी जी सर। और बाकी मेरे ख्याल में ये हमने आइसोकोरिक ऐसे बारी कर्नेट साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू आइसोथर्मल एंड टू एडियाबैटिक प्रोसेस, सही है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इन रेफ्रिजरेटर इज ऑलवेज, ये इंपॉर्टेंट है, किस पे डिपेंड करेगा?
Q L/W। एंट्रोपी का फॉर्मूला आपको पता है। इसमें मैं और बोल्टजमैन कांस्टेंट वाला हमने कर लिया। इनको देख लेना सही है, क्योंकि मेन चीजें शुरू वाले से अच्छे लिखे होते हैं। ये देखो, पी इज इक्वल टू कांस्टेंट, आपको चार्ल्स ला बॉयस ला का फॉर्मूला तो आता है ना। द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज ऑलवेज इक्वल टू 100, लेस देन 100, ग्रेटर देन इक्वल 100 या जीरो। क्या होगा आंसर? लेस देन 100। less ओके, than 100. तो ये आपको पता है, ठीक है। मैं इसमें बीच में देख रहा हूँ। A molar of an ideal gas is 22.4 लीटर 1 लीटर। अब ये आपके काम का नहीं है, सही है। ये उसका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। सही, कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री के आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमने कर ली बच्चे चैप्टर नंबर 8 को। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखना। वेव्स वाला चैप्टर नंबर 9, वेव्स ही था। अच्छा, जी। वेव्स था ना, स्टेशनरी वेव्स। सुपर, ओके। अच्छा, उसके लिए ये द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट नोड एंड फोर्थ नोड इज डैश। नोड और फर्स्ट नोड और एंटी नोड तो बनाने के लिए नोड एंटी नोड बना लोगे। समझ में आ गया? आता है जी। ना? किया हुआ है, ठीक है। चीजें जो कराई हुई है उनको देखना वापस से, ठीक है। पूरा साल मैं आपको पढ़ाता रहा हूँ। और पोलराइजेशन का ऑब्जेक्टिव आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो जरा इसको देखो, क्वेश्चन 7 ऑप्शन को। बी। तो पोलराइजेशन क्या बोला आपने? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अबाउट व्हाट? ऑप्शन बी हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव फ्रॉम अ ट्रांसफर वेव। पोलराइजेशन में हमारे पास, ठीक है। जरा ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी बुक में था। ये भी था 9th वाला। ये सारे के सारे देखो, जरा पढ़ो। 8 को पढ़ो जल्दी से। 8 में क्या लिखा हुआ है? An unpolarized light of intensity I naught passes through two polarizer. If the angle between the axis is 45, the transmitted intensity is. व्हाट? तो फॉर्मूला था cos square थीटा. आई इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्केयर थीटा। थीटा 45 है, पुट करेंगे तो स्केयर होने के बाद 4 टाइम हो जाएगा। ऑप्शन और बी करेक्ट है। ओके, क्लियर क्लियर है। जी. नेक्स्ट वाला पढ़ो। Manus's law states that the intensity of polarized light transmitted through an analyzer is proportional to दूसरा क्वेश्चन था कॉस के ना। cos square कॉस के, theta. सॉरी, ऑप्शन नंबर कॉस के है। और इन नॉइस कैंसलेशन द एंटी नॉइस wave must have same frequency and phase angle is 180 degree। ओके, अगर जी. 90 होगा तो कैंसिल खत्म हो जाएंगी प्रॉपर्ली। सेम फेस में होंगे तो ऐड अप हो जाएंगी। नॉइस ऐड हो जाएगा, 180 की फेस शिफ्ट होगी तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे, सही है। बाकी ये द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप एंड द फ्रीक्वेंसी थर्ड आवर टर्न इज व्हाट। इसका राइट ऑप्शन था थर्ड के लिए। कौन सा है? 7F। Uh, 7F है, जी. ठीक है। अच्छा, ये बीट के लिहाज से जो फॉर्मूला था, बीट के लिहाज से याद है फॉर्मूला क्या बड़ा? एफ ए माइनस F. एफ बी, और साथ एब्सोल्यूट का साइन, नेगेटिव साइन आएगा तो उसको पॉजिटिव कर दें, सही है। क्लियर है। जी. और और इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का फॉर्मूला था, उसको याद रख लेना। ओके बच्चे, विच द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट द वेव नेचर ऑफ लाइट। कौन सा? और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा नहीं है। 18 में करेक्ट ऑप्शन क्या है? सही, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा ही नहीं है, तो इस वजह से मैं आपको क्या समझाऊं इसका। इफ अ डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्स इज डबल द फ्रिंगिंग विड्थ, इसका क्या होगा ऑप्शन 19 का? ये भी हमने नहीं पढ़ा। कुछ ऐसी चीजें जो हमने पढ़ी नहीं है। बीट्स आर द रिजल्ट ऑफ डैश, क्या होगा? ऑप्शन सी. ठीक है। अच्छा, ये डॉपलर इफेक्ट के बारे में तो पता है, ठीक है। और ये था रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, येलो शिफ्ट या नहीं? ये तो सेकंड ईयर में था। 9th में, फर्स्ट ईयर में है। नहीं, ये नहीं है. सर नहीं है। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट, एक्सरे, एमआरआई। ये तो क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, चलो फिर भी देख लो। एक्सरे, एमआरआई, ईसीजी या सीटी स्कैन।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? Option C. ईसीजी, यस। सॉरी, ईसीजी, ईसीजी यस। और रेड शिफ्ट आ गया। नहीं यार, ये भी अभी नहीं, डॉपलर इफेक्ट। देखते हैं, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में नहीं बता रहा अभी। इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, mass period length is quadrupt, then fundamental frequency is what? 42 का आंसर क्या होगा? क्वाड का होता था 4 टाइम, ओके। ये आपने नहीं पढ़ा? ये आपने एक फॉर्मूला था, एफ इज डायरेक्टली ये था। प्रोपोर्शनल से था। जी वो। म्यू नॉट के इक्वल था कुछ। एफ इज डायरेक्टली था, नहीं, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/रूट म्यू नॉट। पढ़ा ये फॉर्मूला? नहीं, ये नहीं था। लेकिन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन वो उसी के से देख रहे हैं इसको, चलो सही है। ये मुझे याद नहीं आ रहा, मैं इसको अच्छा, ये हार्मोनिक प्रोड्यूस एट अ स्ट्रिंग एट बोथ एंड फिक्स, तो उसके क्या था 46 का? ऑड इंटीग्रल थे, ना ऑप्शन बी। ओके। जी। द क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन व्हाट? क्वालिटी ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी नहीं, हार्मोनिक्स। क्वालिटी ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी भी, ये सारों पे डिपेंड करती है, तो ये ऑप्शन सारे करेक्ट होंगे। फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड करती है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा ऑप्शन नंबर? जब लाइट पास नहीं करी तो 90 डिग्री एंगल होगा, सही है, क्योंकि कॉस केयर है ना, कॉस होता है। जी। जी। ओके। और पोलराइज बाय रिफ्लेक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय डैश, किसने डिस्कवर किया था? मॉलस। ओके। जी। The sky appears blue due to scattering. This scattering light is what? Unpolarized, partially polarized, completely polarized, or none of this? Partially. Partially. Okay. अच्छा, इसको भी नहीं कर सकते हो, ऐसे ही है, I is equal to I नॉट cos के बड़े फॉर्मूले से। ओके। और जो जी। प्रदर्शन का फिनोमेना, तो उसे क्या बोलते हैं? 3D मूवी। मेरे ख्याल में ऑल ऑफ दीज होगा। ग्रेविटेशन वेव है आपका, मेरे ख्याल में था। जी है। उसको प्रेडिक्ट किसने किया था? आइंस्टाइन ने। और स्पीड आंसर। ऑफ ग्रेविटेशन वेव इज व्हाट? स्पीड ऑफ ग्रेविटेशन वेव क्या थी? स्पीड ऑफ लाइट की करीब होती है, उससे लेस होती है, लेकिन उसकी करीब होती, इक्वल होती है इसके मेरे ख्याल में। क्या था इसका करेक्ट ऑप्शन? लेस या इक्वल होगी, मेरे ख्याल में इक्वल था। इक्वल, ये मेरे ख्याल में जो मैंने पढ़ाया था, या मुझे जो ये मेरे याद में तो आ रहा मैंने है, लेस पढ़ा देन था। इक्वल टू था, ऐसी कुछ था। मैंने पढ़ा नहीं था ये बुक में। लेस देन, अच्छा, करेक्ट ऑप्शन देख लेना नीचे से, सही है। और if a stationary, if a star is moving away from the earth, the wavelength of a light is received is dash। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज होगा बच्चे। ये रेड शिफ्ट, जी। ये भी रेड शिफ्ट, ये भी आपका नहीं है, ब्लू शिफ्ट, ये आपने पढ़ा ही नहीं है। कुछ ऐसी चीजें जो आपने पढ़ी नहीं है, सही है। अच्छा, किस चीज से हम सबमरीन की डेप्थ को डिटेक्ट करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल आ सकते हैं। हमजा, हम किसी चीज की, किसी मतलब शिप्स की या किसी भी वाटर की डेप्थ को कैसे मेजर करते हैं? किस इफेक्ट के थ्रू? और कौन सा प्रोसेस होता है, क्या होता है वो? सर, सोनर। सोनार, ओके। और डॉपलर इफेक्ट के थ्रू कैसे मेजर करते हैं? पता है या नहीं पता, बख्तियार और हमजा? जी पता है। तो वो मैं जो को आपने लगी। 10th में पढ़ा था, एक इक्वेशन, जैसे हमारे पास स्पीड होती है, ठीक है, उस स्पीड ऑफ साउंड को हम नीचे फेंकते हैं, वो रिफ्लेक्ट बैक के हमारे पास वापस रिसीव होती है, ठीक है, और टाइम को हम नोट कर लेते हैं, उसके थ्रू हम वही कर सकते हैं कि कितनी उसकी डेप्थ है। ये आपने 9th में पढ़ा हो, 9th या 10th में पढ़ी होगी चीज, ठीक है। जैसे वो 9th में पढ़ते थे, इको के थ्रू हम किसी भी आवाज से, किसी भी पहाड़ से हमारी आवाज टकरा के आती थी, तो हम उसको मेजर करते थे, तो कहते थे वी इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाई टू डिवाइडेड बाई टू, याद है?
ये इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, इसको आप मजीद क्लियर अच्छे तरीके से समझ सकते हो। मेरे पास टाइम कम है, मैंने क्लास लेनी थी आगे, इस वजह से मैं डिटेल में नहीं जा रहा। सो नेक्स्ट चैप्टर दैट इज अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक, यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 14 के एमसीक्यू ज्यादा अच्छे से कर लेना, सही है। बाकी फिर आपको आते हैं। अच्छा, पहला तो वैसे ही एमसीक्यू है, कूलम लॉ डिपेंड करता है किन किन फैक्टर पे, आपको पता है कूलम लॉ की लिमिटेशन को करना है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ओके। फिर है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्लोज सरफेस इज व्हाट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने पढ़ा ही नहीं है, तो वो कहाँ से आ गया? आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था या मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा है? मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा था। और काफी चीजें ऐसी जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव, दे कैन फॉर्म अ क्लोज लूप, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्लोज लूप नहीं बनाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास शॉर्ट में, कैन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। आपका आंसर दिया था नो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिडायरेक्शनल। वो चीज इंटरसेक्ट करती है जिसकी मोर देन वन वो मोर देन वन डायमेंशन होता है या टू डायरेक्शन होती है, ओके बच्चे, क्लियर है। फैराडे केज के लिहाज से, फेरोफ्लूइड के लिहाज से लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव इनको पढ़ लेना है। और अच्छा, ये वाली ये जरा इसको जरा पढ़ो, ऑप्शन नंबर 16 को। हमजा, पढ़ो। सबसे पक्का यार, आवाज आ सर जी हेलो, वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। रही? ओके, तो 16 की जरा पढ़ो, जरा क्या लिखा हुआ fringing fields at the edges of parallel plate capacitors are। है? अच्छा, यहाँ पे पैरेलल पेज कैपेसिटर है, तो आपको माइंड में हो रहा है कि हमने कैपेसिटर नहीं पढ़ा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। आपने पढ़ा था ना प्लस, प्लस ऐसे बना होता है, वो नीचे नेगेटिव साइन, ठीक है, वो कैपेसिटर में भी सेम इसी तरह की होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना, सही है। अब इसमें 16 का राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी, यस, ओके। फेरोफ्लूइड के अंदर द मैग्नेटिक पार्टिकल आर टिपिकली व्हाट? फेरो, ठीक है। और फेरो मैग्नेटिक होते हैं, सही है। आप सोच रहे हो कि फेरो सर बोल रहे हैं। अच्छा, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपने पढ़ा था ना, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर आर, तो आपका ऑब्जेक्टिव कुछ आ सकता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला क्या होगा, ओके। पोटेंशियल जी। ग्रेडियंट का यूनिट क्या है? क्या यूनिट होगा? आपने पढ़ा था वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू जॉल पर कूलम, याद है? न्यूटन पर कॉलम। वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू जॉल पर कूलम, पढ़ा था। जी। एक मिनट, मुझे याद, अच्छा, न्यूटन पर कूलम होगा, सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ। हाँ, वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम, सही है सही है। एक यूनिट वोल्ट पर मीटर था और दूसरा जॉल जो न्यूटन पर कूलम था, सही है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। फेराडे केज शील्ड द इंटीरियर फॉर्म, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 26 का? इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन जी। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मेजर ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मेजर ऑफ व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट आपने पढ़ा था टाइम। फार्मूला V इज इक्वल टू U ओवर Q, याद है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ओके, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड ऑन पॉजिटिव नेगेटिव, किस पे एंड होता है? नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव, ओके। In a separation between two parallel plate is decreased, the potential gradient will be,
हमारे पास होना इज इक्वल टू वी बाई डी थे ना, इज इक्वल टू वी बाई डी। अगर डी डिक्रीज होगा तो ई इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा फॉर्मूला, इंक्रीज। ओके, Yes. पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने ई पढ़े थे ना, इज इक्वल टू, याद है? Do. ओके, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पढ़ा आपने। और वोल्ट इज एक्सप्रेस एज वोल्ट का क्या यूनिट है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है कि 50 का क्या राइट ऑप्शन है? जूल पर कूलम। ठीक है, ओके, समझ में आ रही कि नहीं? Find out. ये समझ सारे में आ पढ़ रही है। लेना चाहिए एक बार डिटेल में, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला आपने कौन सा पढ़ा था इसमें से? आई इज इक्वल टू कौन सा पढ़ा था? यस, बस कह रहा हूँ देखो, आई इज इक्वल टू Option A था शायद। ऑप्शन यही था, समझ गए? और ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज व्हाट? करंट डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या था? डेंसिटी क्या होगा? एम पर मीटर स्क्वायर। ओके, ठीक। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है करंट पर यूनिट एरिया। सही है। और when a temperature of a metallic conductor increase, the resistance become increase become because of, सॉरी, क्या आंसर होगा कि अगर मेटलिक कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज और उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, उसकी रीजन क्या है? द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लेटिक आयन जो उसके बीच में होगा वो इंक्रीज कर जाएंगे। सही है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, एलडीआर डिक्रीज विद, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस डिपेंड कर रेजिस्टेंस पे। व्हेन लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो एलडीआर क्या होगा? Increase. इंक्रीज। ओके, मतलब ऑपोजिट काम करते हैं। अगर एलडीआर डिक्रीज होगा तो लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिफाइन एज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को क्या डिफाइन कर देते हैं? वर्क पर यूनिट चार्ज। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था, यस, वर्क यूनिट ई इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। वर्क और एनर्जी सेम ही होते हैं। ओके, कौन सी इक्वेशन सही है? वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अच्छा, ईएमएफ सही करके जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रॉपर नहीं डला हुआ, सही है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दूसरी तरह ही लिखा जाता है। ये ई हमारे पास इलेक्ट्रिक है, उसको शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे लिखा जाता है। ओके, सही है। किरचॉफ व्हाट लॉ में चार्ज का कंजर्वेशन होता है, सही है, करंट लॉ में, सॉरी। और किरचॉफ व्हाट लॉ में किसका कंजर्वेशन होता है? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एनर्जी का। फर्स्ट लॉ में चार्ज का, सेकंड लॉ में करंट लॉ में चार्ज का, और वोल्टेज लॉ में एनर्जी का। ये आप गलती से वोल्टेज ना लगा के आ जाना, सही है। जी। R1 R2 को सी आप कर सकते हो। द रेसिस्टिविटी मटेरियल डिपेंड अपॉन, एरिया भी डिपेंड करता है, लेंथ भी डिपेंड करता है, तो रेसिस्टिविटी मटेरियल सब फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो इसके सारे ऑप्शन करेक्ट होंगे, यहाँ पे मिस्टेक है। वायर देखो, जो रेजिस्टिविटी के लिहाज से ना, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, ये एमसीक्यूज काफी बार पूछा जाता है, मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताता हूँ कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एल ओवर ए। ओके, अगर मैं लेंथ को इंक्रीज कर दूं तो रेजिस्टेंस कितनी टाइम में इंक्रीज होगी, तो इससे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। ओके, और चैप्टर नंबर 10 के लिहाज से इंपॉर्टेंट चीजों की मैं बात करूं तो ओहम लॉ, ओहमिक कंडक्टर, नॉन ओहमिक कंडक्टर, रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट होता है कंडक्टिविटी, उसका यूनिट क्या है हमारे पास? ओके, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इंपॉर्टेंट है, और वो आपने एनर्जी वाला, इसमें से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा था वो वाला, कि एक मंथ के अंदर कितने यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं, वो वाला क्वेश्चन। ओके, जी। अब ये वाला क्वेश्चन भी आता रहता है, ये जो भी आया है ये आता रहता है शॉर्ट में और दोनों में। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आया है। 100 वाट और 220 वाट बल्ब इज कनेक्टेड टू 110 वाट, द पावर कंज्यूम विल बी व्हाट? तो ये क्वेश्चन आपके पास आता रहता है पेपर के अंदर, तो इसको कैसे करेंगे?
मैं आपको समझाता हूँ। एक मेरे पास बल्ब है 100 वाट का, पावर उसकी 100 वाट है, वोल्टेज 220 है, और हमारे पास एक सप्लाई है, वो 110 वाट की सप्लाई है। तो पावर कितनी कंज्यूम होगी? तो जो पहले दो रीडिंग लिखी हुई है उनसे हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। जब रेजिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास, दूसरा फॉर्मूला लगा लेंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। वी 110 होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले निकाल लेंगे, पुट करेंगे तो हमारे पास उसका वॉट आ जाएगा, कितना वॉट है। ओके बच्चे। जी। फिर एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर किससे यूज होता है? Sense temperature changes. ओके। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कॉपर वायर, ये था आपका या नहीं? मेरे ख्याल में था। Sí. तो मेरे ख्याल में 10⁻⁸ था या -4 था, कंफर्म कर लेना अपने पास, सही है। अच्छा, आइडियल ईएमएफ, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल ईएमएफ इज व्हाट? ऑप्शन में बी 0। ओके। जी। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर, सही है। और 1 किलो वाट किससे बोला था, ये आप निकाल सकते हो। एलडीआर ऑफ्टन यूज इन डिजिटल ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइटिंग, किसमें यूज होता है एलडीआर? ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइटिंग में, सही है। किरचॉफ लूप इज रूल अप्लाइड टू, किरचॉफ लूप किस पे अप्लाई होता है? क्या होता है? क्लोज पाथ होता है, समझ गए। Most- जी। इफ डायमीटर ऑफ वायर इज हाफ देन रेजिस्टेंस बिकम, डायमीटर हाफ है, डायमीटर से क्या निकलेगा? देखो, ये हमने फॉर्मूला लिखा हुआ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है, समझ लो। हमारे पास एरिया है, एरिया से, एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। वहां से हमारे पास डायमीटर है, डायमीटर से रेडियस आ गया, रेडियस से एरिया आ गया, एरिया से रेजिस्टेंस बदल जाएगा, कितना इंक्रीज हो रहा है, समझ में आ गया बख्तियार हमजा? जी। ठीक है। और किरचॉफ, ठीक है, थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूँ, इनको आपने पढ़ लेना है। सही है, किरचॉफ सेकंड लॉ फॉलो, ये हमने पढ़ लिया था, सही है, पहले भी। ओमी कंडक्टर का ग्राफ कैसा होता है, नॉन ओमी कंडक्टर का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, और दूसरे का स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये भी आपने देख लेना है, सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिहाज से जो फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो एक फॉर्मूला है ना, क्या था? ई इज इक्वल टू एन चेंज इन फ्लक्स ऑफ चेंज इन टाइम, वही था ना? हाँ ठीक है, याद आ गया। कि हमारे पास फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन थी कि फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। उसके लिहाज से आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन फॉर्मूला लिखा होगा, लेंस लॉ का लिखा होगा कि नेगेटिव साइन क्या शो करता है। ओके बच्चे, सही है। मैं आपको ऑब्जेक्टिव लिहाज से बता रहा हूँ, मैं पूरा एक साथ बताता हूँ। लास्टी सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? बी ओवर ई है कि ई ओवर बी है, सही बच्चे। ई टू एम रेशो क्या है? ओके। हमने पढ़ा था एम्पियर लॉ, ठीक है, उसमें म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स की इसका यूनिट क्या होता है? समझ में आ रही बच्चों? जी। जी लेंस सर। लॉ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है, सही है। थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूँ, अब मैं एक्सप्लेन नहीं करा। सिस्मोमीटर अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए यूज किया जाता था। और हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, पढ़ा होगा, ठीक है। और हमारे पास, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के सम को क्या बोला जाता है? चलो मेरा क्वेश्चन आपसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स सम को क्या बोला जाता है? लॉरेंट्स फोर्स, पढ़ा था या नहीं? बख्तियार हमजा, पढ़ा हुआ है? मैं तो नहीं पढ़ा। पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी सेक्टर के नीचे टॉपिक लिखा हुआ है छोटा सा, पढ़ा हुआ है ना हमजा? और हमारे पास थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूँ, ये मैं भेज दूंगा, आराम से पढ़ सकते हो। ई टू एम रेशो किसके इक्वल होगा? ई मतलब इलेक्ट्रॉन और मैथ मतलब मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 9.01 इंटू 10⁻31 kg। ओके, समझ गए? तो थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूँ। मैंने क्लास लेनी थी थोड़ी देर बाद, और चैप्टर नंबर ये आ गया। ये वाला पूछा था। नहीं, एफ इजिकल टू क्यू भी, ये तो क्या है, ये कौन सी फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स है, सही है। लॉरेंट फोर्स होती है जिसमें एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस आई एल बी होता है, या क्यू बी होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है, लॉरेंट फोर्स आपकी बुक में लिखा हुआ है। और चैप्टर नेक्स्ट कौन सा है? रिलेटिविटी। रिलेटिविटी के लिहाज से पहले मैं खुद बता देता हूँ कि पता पूछा जाएगा कि मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है। ठीक है बच्चे, कोई एग्जांपल होगी, बोला जाएगा इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल। और द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इंडिपेंडेंट, ये आपने पढ़ लेने इनको अच्छे से, सही है बच्चे? ओके, मैं एक मिनट देख रहा हूँ। A non-negative frame of reference on in one which moving with a uniform velocity at rest under acceleration of following Newton first law। क्या ऑप्शन होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सर नॉन इनर्शियल में देखो, पहला पहला यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब सेम स्पीड से मूव करे तो वो रेस्ट वाला भी नहीं है, फर्स्ट लॉ वाला भी नहीं है, तो कौन सा बच गया पीछे? सी। ओके, क्लियर है? क्वेश्चन। प्रॉपर लेंथ क्या होती है, चेंज इन लेंथ क्या होती है, इनको भी आपने देख लेना है। ओके बच्चा, और मैंने क्लास स्टार्ट करी थोड़ा सा, मैं तब तेज मूव कर रहा हूँ, सही है, वरना मेरी कोशिश थी, ये बहुत ज्यादा थे, वरना मैं आपको सारे के सारे, मैंने सारे भी एक्सप्लेन नहीं किए, मैंने कुछ कुछ एक्सप्लेन किए, वरना मैं सारे आपको एक्सप्लेन कर देता। तो द एक्सप्रेशन 1/√1 - v² एंड c² इज ऑलवेज, अच्छा इसमें v c से हमेशा लेस देन 1 होगा। ओके, क्लियर है? क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने अजीब बना दिए। Was mass energy equivalence mean that energy can be created from nothing? Mass can be converted into energy and vice versa। ये अपन देख लेना, आइंस्टाइन की इक्वेशन से, इज इक्वल टू mc²। ओके बच्चे, 14 का आपने खुद पढ़ लेना, 14 के मैं आपको समझा नहीं सकता, 14 का आपने खुद पढ़ लेना, मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, 14 के आपने खुद पढ़ लेना, सही है। बीटा माइनस टी के बीटा प्लस टी के वाले क्वेश्चन को अच्छे से देखना, पेयर इनहेलेशन के क्वेश्चन को अच्छे से देखना। ठीक है, 14 में से, तो 14 का पेपर की प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। तो बाकी किस चैप्टर के लिहाज से मैंने नहीं बताया, शॉर्ट लॉन्ग मैं बता देता हूँ जल्दी से। अच्छा, ये 1 AMU करना है किसके इक्वल होता है? सही है, 1 AMU किस चैप्टर का मैंने नहीं बताया? बख्तियार, जी। सर सारों ने एक ही बता दी। बता दिया था, पहले भी बता दिया था जब क्लास लेते हुए, पहले जब मैंने अभी रिवीजन कराया था पीछे, कल परसों, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था। ग्रुप में मैंने प्रॉपर्ली शेयर नहीं कर पाया, लेकिन मैंने फिर भी जो है वो जो मेरे दिमाग में आया था मैंने बता वो भेज दिया था बना के वो मैंने। और क्या रह गया? तो मैंने अभी तभी वापस बताते हुए मैंने 10 का बताया था, KVL KCL। 11 हमारे पास कौन सा चैप्टर था? 11 चैप्टर कौन सा था बच्चों? नाम क्या उसका? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, KVL KCL उसी में था ना? 12 का नहीं बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिहाज से वेलोसिटी सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिहाज से जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिहाज से आपकी बुक में असल में यह है कि सेकेंड ईयर की बुक में सेम चैप्टर है और फर्स्ट ईयर की बुक में सेम चैप्टर है। तो जब मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो मैं सेकेंड ईयर का बताना शुरू कर देता हूँ। और 13 कौन सा था? ये स्पेसिफिक स्पेशल थ्योरी ऑफ ओनली रिलेटिविटी थ्री। में से स्पेशल, ये जो इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन हमारे पास ये जितने भी हैं प्रॉपर मैथ प्रॉपर, ये इन सब के बारे में पता होना चाहिए आपको। और देन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो आइंस्टाइन के दो पॉस्टुलेट हैं वो आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में से। 14 में से बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके, पेयर इनहेलेशन, अल्फा डीके बीटा डीके के लिहाज से जो एनर्जीज के लेवल थे वो बस ये कर लेना आपने।
अगर वो आप वो बेशक आप ना करो, हॉट ऑन, बी ऑन, कैरी ऑन, मिस ऑन, ओके। Okay. अगर किए हुए तो गुड, ऑब्जेक्टिव आपका अच्छा हो जाएगा। नहीं किए हुए तो फिर भी चल जाएगा निजाम, सही है, क्योंकि उसमें थोड़ा डाटा टाइम लग जाता है। तो ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कुछ पूछना हो तो मुझे मैसेज करके पूछ लेना। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। ओके सर।